ऑल राइट बच्चे, क्या हाल चाल आपके। आ गया हूं वापस एक बहुत ही जबरदस्त और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके आपकी सेकंड बुक से, कंपनी अकाउंट से, इशू ऑफ शेयर्स। देखो, लास्ट क्लास में हमने यहां पे बोर्ड बूस्टर में बच्चे कवर किया था आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारा खत्म हो चुका है। मैंने 30 to 40 मिनट्स के अंदर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया था, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो चुके थे। अब यहां पे बच्चे इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम है यार, जो इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर है। आपने मेरा वन शॉट भी देखा होगा, आई थिंक 6.5-7 घंटे के अराउंड वन शॉट था। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अलग अलग एग्जांपल आपने प्रैक्टिस किए थे। अब इसको बहुत ही कम ड्यूरेशन में वाइंड अप करना, सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करा देना, वो भी बिना कुछ छोड़े, तो इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी यार, मैंने बहुत ज्यादा यहां पे समराइज कर दिया है चीजों को, और सब चीजें मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल सारी चीजें कवर्ड है, बट आपको बात को समझना है। वो जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना, वो आपको अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कम ड्यूरेशन में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यार, आपके लिए करना भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप वन शॉट देख के आए हो, तो ये बोर्ड बूस्टर आपके प्रिपरेशन में एक एड ऑन होगा, आपकी प्रिपरेशन को चार चांद लगा देगा, फटाक से सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। आपको याद आ जाएगा, अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट था, इसमें ये था, इसमें ये था, ये वाली एंट्री यहां से आई थी, ये वाला अमाउंट यहां से आएगा। बट अगर आप डायरेक्टली इसको देख रहे हो, देख लो, बट इसके बाद वन शॉट जाके जरूर देख लेना, क्योंकि खाली ये देखने के बाद आप अगर सोचो कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है डियर। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, जेन्युइनली बता देता हूं, ईमानदारी से बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हो तो आपको वन शॉट देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे बच्चे शुरू करते हैं चैप्टर को। मैं आपको बता दूं, मैंने सारे चीजें यहां पे जो है ले ली हैं। सबसे पहले जो थ्योरी वाला पार्ट है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट थ्योरी, 1 से सवा घंटा लिया था मैंने वन शॉट में, और यहां पे उससे कम ड्यूरेशन में पूरा चैप्टर कराना है। तो आप सोचो ना थोड़ा सा, ठीक है। यहां पे पहले मैं आपको कराऊंगा बच्चे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश बाद में करेंगे इसके, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। फिर हम करेंगे फॉर फ्यूचर रीइशू। उसके बाद आखिरी में बच्चे बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। ये स्टार्टिंग में बताया जाता है, बट मैं इसको एंड में कराऊंगा, क्योंकि अगर ये हो गया ना तो ये अपने आप हो जाएगा, ये पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बच्चे शुरू करते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो बोर्ड बूस्टर बैच में एनरोल कर लो, वेबसाइट के थ्रू बोर्ड बूस्टर बैच आपको मिल जाएगा, और ऐप पे आपको लाइव भी मिलेगा एमसीक्यू का, सीयूटी लेवल का, और साथ साथ नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। समझते हैं आपके सबसे पहले मीनिंग को। कंपनी का मतलब क्या होता है? एज पर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। मतलब लॉ, या तो 2013 में जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, इसमें रजिस्टर्ड हो कंपनी, या फिर किसी और प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड हो। ये लीगल डेफिनेशन है। लेकिन कंपनी का मतलब क्या होता है, वो प्रोफेसर हैनी ने ढंग से बताया, ठीक है। इसने क्या बताया, देखते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है, क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का, तो वो जैसे आप कह सकते हो वीसी गुरुकुल, ठीक है, आरआर जेटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, तब जाके कंपनी क्रिएट हुई, राइट। हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी आपके कुलदीप सर अलग है, दिशा मैम अलग है, एंड वीसीजी अलग है। तो आप समझो कंपनी का नाम अलग होता है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं, और उसके एम्प्लॉइज अलग होते हैं। एक सेपरेट एंटिटी कंपनी की खुद की होती है, ठीक है। एंड अ परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल का मतलब होता है फॉरएवर, जो कभी बंद नहीं होती। कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता जब तक लॉ का प्रोसेस फॉलो ना किया जाए। सक्सेशन का मतलब होता है चीजों को आगे बढ़ाना, ठीक है। एंड अ कॉमन सील का मतलब होता है ठप्पा, सील, कंपनी का ठप्पा होता है ना, आजकल तो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो ये कॉमन सील आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत पुरानी है। तो यहां पे सबसे पहले समझते हैं बच्चे कंपनी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। पहला फीचर कंपनी का होता है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन के थ्रू बनती है बच्चे, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सारी डिटेल्स वहां पे आपको देनी पड़ती है कि कितनी शेयर कैपिटल है, कितने मेंबर्स हैं, और कंपनी का पर्पस क्या है, गोल क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या, बहुत एड्रेस क्या है, पता नहीं क्या फलाना डिमका, सब कुछ, ठीक है। दूसरा फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मैं आपको बता चुका हूं, अलग एक आइडेंटिटी होती है कंपनी की। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है अगर कंपनी पे कोई केस करना चाहे तो कंपनी भी केस कर सकता है, कंपनी भी किसी और पे केस कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी बेच भी सकती है, कंपनी के नाम पे केस किया जा सकता है, कंपनी को सू किया जा सकता है, कोर्ट में घसीटा जा सकता है। तो कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो कि एक इंसान कर सकता है, सारे नहीं, मतलब समझ जाओ, ठीक, बहुत सारे काम। अब यहां पे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कह रहा हूं, तो आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। मतलब
ये नेचुरली नहीं बनती, हम लोग नेचुरल हैं, बट कंपनी आर्टिफिशियल होती है क्योंकि इसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है। परपिचुअल एग्जिस्टेंस, ये में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी तभी बंद हो सकती है जब वो लॉ के द्वारा बंद की जाएगी, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, बच्चे सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था कि किसी भी ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर क्रेडिटर्स का पैसा नहीं चुका पा रही है बिजनेस, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनर्स के घर से पैसा लेके दिया जाएगा। कंपनी में ऐसा नहीं होता। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो बच्चे लिमिटेड होती है। लिमिटेड की होती है, जितने शेयर्स उसके पास है या जितनी गारंटी शेयर होल्डर ने दी है उतना ही अमाउंट उसको पे करना है अगर कंपनी बंद होती है तो, ठीक है। अब अगला पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का। बहुत सिंपल सा पॉइंट है बच्चे। यहां पे मान लो कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, एक शेयर होल्डर है। ये मिस्टर वाई को अपने शेयर होल्डिंग देना चाहता है, मतलब अपना मालिकाना जो हक है वो दूसरे आदमी को ट्रांसफर करना चाहता है। अगर ये प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, तो ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर ये पब्लिक कंपनी होती है तो यस अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। पब्लिक कंपनी में अलाउड है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं है क्योंकि उसमें मेंबर्स ही लिमिटेड होते हैं, 200 मेंबर। अभी आगे जाके पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, बच्चे बहुत सिंपल है। कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो होती है शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो होता है डायरेक्टर्स के पास। मतलब आप कह सकते हो कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज कौन करता है? अगेन शेयर होल्डर्स, ठीक है। यस, अगला आखिरी पॉइंट कॉमन सील, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये थे आपके कंपनी के फीचर्स। अब अगला जो टॉपिक होता है दैट इज 1% कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी आ चुका है, ठीक है। 3 टाइप्स की कंपनीज होती है। कंपनी ऐसे मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट आपके लिए 3 है। पहला 1%, दूसरा प्राइवेट, तीसरा पब्लिक। बोलने की स्पीड ज्यादा बच्चे इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है अभी, ठीक है। 5 से 7 मिनट में मैक्सिमम थ्योरी कवर कर देनी है। आ जाओ, सबसे पहले समझते हैं 1% कंपनी क्या होता है। बच्चे 1% कंपनी का मतलब जिसमें एक ही मेंबर होता है। ये सरकार ने मतलब एक स्कीम लाई थी कि हाँ एक आदमी भी कंपनी खोल सकता है। डिफाइंड अंडर सेक्शन 262, ठीक है। मेंबर मस्ट बी नेचुरल पर्सन, ऑब्वियस सी बात है, कोई भूत पिशाच तो हम रखेंगे नहीं। तो यहां पे बच्चे ओपीसी की कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन, एक सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए, वही ओपीसी बना सकता है, ठीक है। इंडियन सिटीजन का मतलब यहां का नागरिक होना चाहिए और यहीं का रहने वाला होना चाहिए। 1% कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी। अगर आप एक कंपनी बनाते हो तो एक ही ओपीसी बना सकते हो, बाकी आपको दूसरी कंपनी बनानी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक। नॉमिनी कंपलसरी है। जिसने कंपनी बनाई वो टपक गया, क्या करोगे? कंपनी बंद, अरे मालिक एक ही है ना, वो टपक गया तो उसको नॉमिनी चूज करना पड़ेगा, कंपलसरी है। नो चैरिटेबल पर्पस, यहां पे दान दक्षिणा अलाउड नहीं है बच्चे, आपको धंधा करना पड़ेगा। नो एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ये इस नेचर के बिजनेस नहीं हो सकते, ठीक है। ओपीसी कैपिटल टर्नओवर एंड डायरेक्टर्स, यहां पे बच्चे कुछ लिमिट होती हैं। अगर इन लिमिट्स को ये कंपनी क्रॉस करती है तो वो ओपीसी काउंट नहीं होगी, वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। कौन सी लिमिट्स होती है? पहला, पेड अप कैपिटल 50 लाख से नीचे होनी चाहिए या उसके बराबर, ऊपर नहीं हो सकती। एवरेज टर्नओवर पिछले 3 साल का 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। डायरेक्टर्स 1 से लेके 15 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। नमस्ते, आखिरी पॉइंट है, नेम के आगे ओपीसी लगाया जाएगा। तो अगर आपका नाम मान लो लल्लू लाल है, ठीक है, आपका नाम लल्लू लाल है, तो आप क्या लिखोगे? लल्लू लाल ओपीसी, ठीक है। ये था आपका 1% कंपनी। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी को लेके। बच्चे प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268 में डिफाइंड है और यहां पे विच रिस्ट्रिक्ट्स ओनरशिप एंड पब्लिक एक्सेस, जस्ट लाइक ओपीसी। इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर, सबसे पहले मेंबर्स 2 से लेके 200 हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए। उसमें तो ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, इसमें 2 होने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउड नहीं है और इन्विटेशन टू पब्लिक अलाउड नहीं है, मतलब पब्लिक इसमें सब्सक्राइब नहीं कर सकती क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। ज्वाइंट होल्डर्स ट्रीटेड एज 1 मेंबर। अगर मान लो 100 शेयर्स एक्स वाई और जेड के पास है, 3 लोगों के पास 100 शेयर है, इनको हम एक ही मेंबर मानेंगे। ज्वाइंट मेंबर्स, ज्वाइंट ओनरशिप अगर शेयर्स की है, 3 लोगों ने मिलकर 100 शेयर खरीदे, एक ही माना जाएगा उसको, ठीक है। मिनिमम डायरेक्टर 2 से 15 हो सकते हैं, वहां पे 1 से 15 है ओपीसी में। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, पढ़ चुके हैं। शेयर्स नॉट लिस्टेड मतलब सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक मार्केट को चलाता है जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनी होती है यहां पे, वो अपने शेयर्स को पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है और उनको बहुत सारी चीजें कर सकती है, ठीक है। बट यहां पे इसके शेयर्स लिस्टेड ही नहीं होते पब्लिक कंपनी के।
नेम एंड्स विद प्राइवेट लिमिटेड। आपने देखा होगा, मान लो XYZ पीवीटी एलटीडी, मैं बचपन से सोचता था इसका मतलब क्या होता है, जब बड़ा हुआ पढ़ा तो देखा अच्छा प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक। तो यहां पे प्राइवेट लिमिटेड होता है इसका मतलब। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी का हुआ था भैया, तो सबसे पहले डिफाइंड अंडर सेक्शन 271, प्राइवेट कंपनी डिफाइंड था 268 में और ओपीसी डिफाइंड था 262 में, 262, 268, 271, ठीक बा। हाँ, तो यहां पे बच्चे पहला फीचर है कम से कम 7 मेंबर होंगे और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी है ना, मिनिमम मेंबर 7 होंगे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स को, और शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, एक्स वाई को बेच सकता है, वाई जेड को, जेड पता नहीं किस किस को बेच सकता है, ठीक है। 3 से लेके 15 डायरेक्टर। तो बच्चे डायरेक्टर का पॉइंट अगर एमसीक्यू में आया तो याद रखना, अगर ओपीसी है तो मिनिमम डायरेक्टर होगा 1, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर होंगे 2, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर होंगे 3, और इन तीनों के मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो जाएंगे भैया 15। एमसीक्यू सॉल्व्ड, ठीक, यस। लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड कंपनी शेयर्स ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बात को समझना, सिर्फ लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है उसी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल और पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका नाम खत्म होता है लिमिटेड से, जैसे आप देखो RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एलटीडी, एलटीडी लिखा होगा। बचपन में मैं भी सोचता था एलटीडी का मतलब क्या होता, ठीक, लिमिटेड होता इसका मतलब। तो यहां पे खत्म होता है आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज। आप बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लायबिलिटी। बच्चे लायबिलिटी के बेस पे ना कंपनी आपकी 2-3 टाइप्स की हो सकती है। पहला, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसके पास जितने शेयर्स हैं उतना ही उसकी लायबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल मान लो किसी एक एक्स के पास 1000 शेयर्स है, ठीक है, और ये शेयर 10 रुपए का है, कंपनी 8 रुपए कॉल कर चुकी है, और अगर वो वाइंडिंग अप के टाइम पे 2 रुपए मंगाती है, तो इस भाई साहब के पास 1000 शेयर है, तो इस भाई साहब की लायबिलिटी 1000 इंटू 2 वाइंडिंग अप के टाइम पे। वाइंडिंग अप का मतलब कंपनी बंद होने के टाइम पे इसकी जो लायबिलिटी हो जाएगी वो 2 रुपए जो उसने अभी तक पे नहीं किए वो हो जाएगी, मतलब 20,000 रुपए की 2,000 रुपए की लायबिलिटी। सिंपल है कॉन्सेप्ट। लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ये नहीं बनती, अब होती नहीं है बच्चे, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी का मतलब यहां पे शेयर्स की जगह अमाउंट बता दिया जाएगा कि इतना अमाउंट आपको वाइंडिंग अप के टाइम पे करना है, ठीक है। ये था कंपनी लिमिटेड बाय आपका जो भी था अमाउंट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो उसके पास जो एप्लीकेशंस आती हैं बच्चे वो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती हैं। अगर ज्यादा एप्लीकेशन आई तो ठीक, लेकिन कम एप्लीकेशन आई तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आया, मिनिमम 90% सेबी कहता है होना चाहिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज एक एग्जांपल के तौर पे समझो, छोटा सा एग्जांपल 100 ग्राम का। देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने इशू कर दिए 1 लाख शेयर्स या 2 लाख लगा लो, ठीक है। पब्लिक ने अप्लाई किया, पब्लिक ने अप्लाई किया 1,85,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। अब सवाल यह है क्या इन पब्लिक को शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे? बच्चे आपको चेक करना होगा कि 90% कितना बैठ रहा है। तो 90% बैठ रहा है 180। अगर 185 है तो यस कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी, अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पब्लिक ने अप्लाई किया 1,79,900 शेयर्स के लिए, बच्चे 90% से कम अगर एप्लीकेशन आएंगी कंपनी के पास तो या आपको यहां पे पूरा पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, और वो भी कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। यही पॉइंट है सेबी का। सेबी कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 90% होना चाहिए, कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ जाना चाहिए 90% लोगों का, ठीक है। नहीं आया तो यहां पे 15 दिन के अंदर आपको पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक, यस। अब यहां पे बच्चे आते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स। देखो ये मेरे वन शॉट के नोट्स हैं, मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के लगा दिया, मैं कहा क्यों मेहनत करनी, दोबारा वही चीजें लिखूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बहुत सिंपल है, 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। पहले समझाऊंगा प्रेफरेंस, क्योंकि इक्विटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते। तो प्रेफरेंस क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स बच्चे ये वो शेयर्स होते हैं जिनके पीछे डिविडेंड फिक्स होता है। डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी
तो प्रॉफिट में से जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, हिस्सा प्रॉफिट का, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, मैंने बताया था लाभांश उसका मतलब होता है, लाभ का एक अंश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, वो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा, पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, इसलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स है। यहां पे बच्चे फिक्स परसेंटेज होती है डिविडेंड की। जैसे एग्जांपल मान लो प्रेफरेंस शेयर्स का नाम है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो यह 12% पहले से फिक्स हो जाएगा कि इतना डिविडेंड इनको मिलेगा किसी भी हाल में। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। जैसे अगर ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव हुए तो ये हो जाएगा आपका टाइप ऑफ जो डिविडेंड होगा। ठीक है, अगर ये रिडीमेबल होते हैं तो ये टाइम टू टाइम रिडीम हो जाते हैं, एक रिडीमेबल होते हैं, मतलब रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, और आपका पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब ये जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर आप इनको कह सकते हो कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। ये वाला टॉपिक मैंने यहां पे नहीं कवर किया, बट वो बहुत सिंपल सा, जाके एक बार पढ़ लेना यार, वो वन शॉट के अंदर मैंने क्लियर कर रखा। ठीक है, यहां पे जरूरत नहीं है। अब आ जाओ मेरे साथ ओनरशिप के मामले में। बच्चे ओनरशिप इनके पास नहीं होती, मालिक कौन होता है? इक्विटी, इन पे ओनरशिप नहीं होती। यहां पे कोई पार्टिसिपेशन इनका नहीं होता प्रॉफिट में। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है बताता हूं। अगर एक कंपनी है जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया, ठीक है, और वहां पे बचे डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी ने कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इनको भी डिविडेंड दे दिया, टैक्स भी भर दिया, सब कुछ दे दिया, जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर्स को। अब इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड बांट दिया, फिर प्रॉफिट बच गया, फिर प्रॉफिट किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर्स को, क्योंकि मालिक है वो, सारा प्रॉफिट के हकदार वही है। प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का हकदार कौन है? इक्विटी। इनको पार्टिसिपेशन का हकदार नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो बचा हुआ प्रॉफिट सारा उनका होता है। हाँ, आखिरी पॉइंट, वाइंडिंग अप के टाइम पे जब कंपनी बंद होती है तो पहले पैसा इनको चुकाया जाएगा। ये सारे इनके बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इक्विटी शेयर्स पे। इनके पास ओनरशिप होती है, डिविडेंड इनको बाद में दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद। इनका कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता बच्चे, पार्टिसिपेशन होता है रिमेनिंग प्रॉफिट्स में, बचा कुचा प्रॉफिट है इन्हीं को मिलेगा। ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में होती है, तो ये बेनिफिट्स इनको मिलते हैं, इनको थोड़े मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाते हैं, बस ये डिफरेंस है प्रेफरेंस इक्विटी में। ठीक है, अब आ जाओ आगे। लो, प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होने से पहले आ गया बच्चे आपका शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। देखो, शेयर कैपिटल डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। तो देखते हैं एक बार इनका सबका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है बच्चे? ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। जैसे कि मान लो 1 लाख रुपए की कंपनी की कैपिटल है, तो 10,000 शेयर 10 रुपए का एक, ये रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन कराया कंपनी ने कि हमारी इतनी मैक्सिमम कैपिटल होने वाली है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें इसको 2-3 नाम और दिए जा सकते हैं। पहला मैक्सिमम कैपिटल, दूसरा रजिस्टर्ड कैपिटल, तीसरा नॉमिनल कैपिटल। इसमें से जो कैपिटल कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करेगी पब्लिक को, उसको बोला जाएगा इशूड कैपिटल। जैसे यहां लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स। 10,000 में से 5,000 शेयर्स इशू कर दिए 10 रुपए वाले, तो ये हो गई इनकी इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब पब्लिक ने जितना एप्लीकेशन में पैसा लगाया, या फिर पब्लिक ने जितने एप्लीकेशंस फॉर्म फिल किए शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। जैसे 5 में से 4,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, तो 40,000 हो गया आपका सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल का। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? बहुत सिंपल है, कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, 10 में से कंपनी ने 8 रुपए मंगा लिए, उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहां पे बच्चे 4,000 इंटू में 8 करेंगे तो 32,000 आता है, कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। अब इसमें से जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया वो इसमें से माइनस कर दिया जाता है कॉल्स एंड एरियर्स। बचा हुआ जो कैपिटल होती है दैट इज पेड अप कैपिटल, और यही कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। ठीक है, तो यहां पे मान लो जो अमाउंट ड्यू था वो 32 था, अमाउंट ड्यू 32 हो गया ना। इसमें से जो पैसा रिसीव नहीं हुआ 100 शेयर्स का 3 रुपए, 300 रुपए रिसीव नहीं हुआ, तो कितना रिसीव हो गया? 31,700। इस 300 रुपए को बोला जाएगा कॉल्स एंड एरियर। ये पेड अप कैपिटल है, बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। ठीक है, ये 8 रुपए को मैंने डिवाइड कैसे किया? मान लो 3 इसकी इंस्टॉलमेंट्स थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, ये बातें आप जानते हो। 3 रुपए की कॉल रिसीव नहीं हुई। अब इसमें कॉन्सेप्ट सामने आता है बच्चे अनकॉल्ड कैपिटल का। जैसे यहां पे 10 रुपए में से 8 रुपए आपने मंगा लिया था, ठीक, तो इसमें से 2 रुपए कंपनी ने क्या किया? अलग कर दिए। उस 2 रुपए में से कंपनी कहती है 1 रुपया कॉल कर लेंगे, 1 रुपया रिजर्व कैपिटल रखेंगे, मतलब बाद में मंगाएंगे जब कंपनी बंद हो जाएगी।
तो ये जो बची हुई कैपिटल होती है ना, जो रिजर्व में रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। और यहीं पे कॉन्सेप्ट सामने आता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। मेरा शॉर्ट और रील डली हुई है, उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो ये था आपका काइंड्स ऑफ शेयर्स। अब फाइनली 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 बच्चे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट शुरू होता है आपका, इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, या फिर आप कह सकते हो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाँ, तो यहां पे बच्चे 3 केस होते हैं। शेयर्स पब्लिक को भी इश्यू हो सकते हैं कैश में, और शेयर्स किसी और को भी इश्यू हो सकते हैं बिना कैश के। बिना कैश के जब शेयर्स इश्यू होते हैं तो वो 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला हो सकता है इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, दूसरा और तीसरा होता है बच्चे इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, तीसरा इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। सबसे पहला केस वेंडर वाला। वेंडर के केस में क्या होता है, या तो आप इससे कोई एसेट खरीदोगे या फिर इससे कोई बिजनेस खरीदोगे, ठीक है। एसेट खरीदने की एक एंट्री होती है, वो एसेट और बिजनेस खरीदने की एंट्री में एक ही बार बता देता हूं। एसेट खरीदने की एंट्री आप जानते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। लेकिन जब आप कोई बिजनेस खरीदते हो बच्चे, तो बहुत सिंपल सी एंट्री पास हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो आपने एसेट्स खरीदी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और यहां पे टू वेंडर अकाउंट, और टू यहां पे आ जाता है लायबिलिटीज। मैं एक इसको नीचे लिख देता हूं। सबसे पहले टू लायबिलिटीज और टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब इस एंट्री को ना मैं रिपीट मोड पे पास करता हूं। रिपीट मोड पे क्यों पास करता हूं, उसका रीजन बताता हूं अभी। यहां पे एक और एंट्री पास करता हूं, एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। इसमें बेसिकली 3 केस होते हैं। 3 केस क्या होते हैं बच्चे, अगर परचेज कंसिडरेशन, पहला केस में यहां पे लिखता हूं, अगर परचेज कंसिडरेशन बराबर है आपकी नेट एसेट्स के। ये मैं नहीं कराता, ये बहुत सिंपल सा केस है। पहला केस में कराऊंगा जब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है आपकी नेट एसेट से। अब ये मैंने क्या बोल दिया बताता हूं, बहुत सिंपल सा केस है। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए की एसेट्स ली, ठीक है, और आपने लायबिलिटीज ली उसकी मान लो 80 लाख रुपीस की, तो नेट एसेट्स निकल के आएंगी 20 लाख। 1 करोड़ की एसेट, 80 लाख की लायबिलिटी, अब आपको उसको पेमेंट करनी है 20 लाख रुपए की। अगर आप पेमेंट डिसाइड करते हो टू वेंडर अकाउंट में, यहां पे परचेज कंसिडरेशन आता है। अगर आपने पेमेंट डिसाइड करी कि हम आपको 30 लाख रुपीस पे करेंगे 20 लाख की जगह, तो बच्चे पीसी ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन आपके नेट एसेट से, तो यहां पे पैदा हो जाएगी डेबिट साइड में गुडविल, ठीक है, 10 लाख रुपए की। और अगर मान लो आपने डिसाइड किया 1 करोड़ की एसेट है, 80 लाख की लायबिलिटी, और आप पेमेंट करोगे 15 लाख रुपए की, 20 लाख की जगह 15 की पेमेंट हो रही है, तो 5 लाख रुपए बच्चे बच जाएंगे। यहां पे आएगा टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, 5 लाख रुपए। ये आपका केस है। 2 केसेस, अगर सिंपल केस हुआ जहां पे वेंडर में 20 लाख आ जाएगा तो एंट्री मैच हो जाएगी, ना गुडविल आएगी ना कैपिटल रिजर्व। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है और ये आपके लिए एक एसेट है गुडविल, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं पेमेंट की बच्चे। पेमेंट में या तो आप शेयर्स इश्यू कर सकते हो बार पे या प्रीमियम पे, तो मैं डायरेक्टली प्रीमियम वाली एंट्री पास कर रहा हूं। यहां पे इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री आती है वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर को हम क्या कर देंगे, डेबिट, चाहे कोई सा भी केस उठा लो, वेंडर अकाउंट डेबिट, और टू आपका शेयर कैपिटल डायरेक्टली कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है। और यहां पे आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पे इसका अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं, मान लो यहां पे 15 लाख की पेमेंट है, ठीक है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 15 लाख। अगर आप कुछ पेमेंट कैश में कर देते हो तो यहां पे टू कैश बैंक आ जाएगा, बची हुई पेमेंट के लिए शेयर्स इशू हो जाएंगे। वो हमने क्वेश्चंस में कवर किया हुआ है। अब यहां पे अगर 15 लाख की पेमेंट आप इशू कर रहे हो वेंडर को, तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, आपको यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नंबर ऑफ शेयर्स की। वो शेयर्स की कैलकुलेशन कैसे होगी बताता हूं, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रियंका चोपड़ा यानी कि पीसी अपॉन में इशू प्राइस, ठीक है। और यहां पे पीसी का मतलब है 15 लाख, और मान लेते हैं आपने शेयर इशू किया है 10 रुपए वाला 5 रुपए के प्रीमियम पे, तो इशू प्राइस कितना हो गया 15 रुपए। बच्चे 15 से डिवाइड करोगे 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे। अब यहां पे आप अमाउंट डाल दोगे, कैसे आएगा, 1 लाख इंटू में 10। आप जानते हो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है,
10 रुपए की फेस वैल्यू, 1 लाख शेयर 10 लाख रुपए हो गया। और 1 लाख इंटू में 5, ये प्रीमियम का अमाउंट हो गया 15, ये हो गया आपका 5 लाख रुपए। ये आपकी एंट्री आ जाएगी इसमें। और जो मल्टीपल केसेस मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर ना कवर कर रखे हैं, वन शॉट जाके देख लेना, वहां पे मल्टीपल केसेस कवर्ड है, सारी चीजें डिस्कस वहां पे कर रखी है मैंने। ये एक छोटा सा रिवीजन था, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें जो बाकी के 2 केस हैं बच्चे, प्रमोटर वाला, यहां पे 2 एंट्री पास होती है, बहुत सिंपल सी, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। इसमें कुछ नहीं होता, बकवास एंट्री एकदम। आपको पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है प्रमोटर्स का, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक एंट्री पास होती है, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस, या फिर आप कह सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अकाउंट डेबिट और टू प्रोमोटर्स अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री में आप इनको शेयर्स इश्यू कर दोगे, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिंपल एंट्री आ जाएगी। हाँ, अगर प्रीमियम हो तो टीन नीचे लिख देना, टू एसपीआर, टू एसपीआर। ठीक है, आप आ जाओ अंडरराइटर्स पे। देखो, अंडरराइटर का बहुत सिंपल सा फंडा है। अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपने अपॉइंट किया शेयर्स को सब्सक्राइब कराने के लिए, तो ये एक तरीके से ब्रोकर होते हैं, इनको एक कमीशन दिया जाता है। यहां पे एंट्री आती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। खर्चे का नाम आ जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट और टू अंडरराइटर्स अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी बना के पैदा कर दिया। अब इनको जब आप शेयर्स इशू करोगे तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस सिंपल सी एंट्री आ जाएगी। यहां पे खत्म होता है आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बच्चे, अब स्टार्ट होता है आपका टॉपिक आखिरी, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। देखो, आखिरी टॉपिक वैसे बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है, वो बहुत सिंपल सा 2 मिनट का खेल है। बट यहां पे आप कैश में जब शेयर्स को इशू करते हो तो इसका क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है फोरफीचर एंड री इशू का, तो पूरे 6 मार्क्स आपको मिलते हैं। 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं यार। तो सारी चीजें यहां पे मैं कवर करने वाला हूं, बहुत डिटेल में समझना, इसको आराम से समझना। देखो, जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो इसके अंदर 2 केस होते हैं। पहला, या तो आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम, अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम। ठीक है, दूसरा केस यहां पे होता है बच्चे, जब आपको अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। अब सबसे पहला केस है आपका अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। लमसम के केस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पूरा पैसा इकट्ठा आ गया, कंपनी ने टेंशन ही खत्म कर दी, सारा पैसा एक ही एप्लीकेशन पे दे दो यार, तुम बात ही खत्म करो। तो बच्चे, एप्लीकेशन के ऊपर जब सारा पैसा आएगा, यूजुअली जो इंस्टॉलमेंट्स होती है आपकी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स तो खत्म ही हो जाती हैं। यहां पे जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, इसका अकाउंट एक साथ ओपन कर दिया जाता है। कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी यहां पे बच्चे एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कंपनी के पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब मान लेते हैं आपके 1 लाख शेयर्स थे या फिर 10,000 शेयर्स थे। ठीक है, और 100 रुपए का एक है, सारा पैसा कंपनी ने एक साथ मंगा लिया। तो कंपनी एंट्री क्या पास करेगी, 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री। अब मान लेते हैं कंपनी ने 8,000 ही शेयर इशू किए थे, 10,000 की तो एप्लीकेशन आई थी, कंपनी ने शेयर्स जो इशू किए थे वो 8,000 थे। 2,000 शेयर्स का फालतू पैसा आ गया कंपनी के पास। बच्चे, क्वेश्चन में ना इसमें लिखा होता है प्रोराटा अलॉटमेंट, बट प्रोराटा इसमें होता नहीं है। इसमें डायरेक्टली जितने शेयर्स आपने इशू किए या फिर अलॉट किए हैं, सिर्फ उन्हीं से कैपिटल में पैसा चला जाता है, बाकी पैसा आपको रिफंड करना पड़ता है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो।
अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में मान लेते हैं 8,000 शेयर्स का 100 रुपए जाएगा, दैट इज 8 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में बच्चे कुछ भी लिखा हो, आपको यहां पे सारा पैसा बचा हुआ रिफंड कर ही देना है किसी भी हाल में। तो यहां पे हो जाएगा भैया टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 2 लाख रुपए। सर यहां पे कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एडवांस नहीं होता क्या? बच्चे लल्लू लाल वाली बात मत करो, सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है। यहां पे कोई सा कॉल्स एंड एडवांस नहीं हो सकता, कोई सा कॉल्स एंड एरियर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। कॉल्स एंड एरियर्स और एडवांस कहां पे होता है? आपके अमाउंट रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट्स के केस में, ठीक है। तो ये था आपका केस पहला, इश्यू ऑफ शेयर्स और कैश, जहां पे लमसम अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है। ये बातें प्लीज एक बार ध्यान रख लेना। अच्छा एक चीज और थी, अगर कभी कभार क्वेश्चन में आपको प्रीमियम गिवन होता है, जैसे क्वेश्चन में आपको प्रीमियम गिवन होता है, तो यहां पे आपको क्या करना है, एसपीआर में अमाउंट डाल देना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। वो आपको गिवन होगा कितना अमाउंट है, ठीक है। मान लो 100 रुपए वाला शेयर आपने 110 में इशू किया, तो आपको 110 के हिसाब से पैसा आएगा, और 10 रुपए इंटू 8,000, 80,000 आपको यहां पे डाल देना है। कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाएगी, ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। और एसपीआर में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट चला जाएगा। तो ये था आपका पहला केस। अब आ जाओ एक छोटे से क्वेश्चन में, देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, भैया नौकरी देने के लिए जवान लौंडो को, सर क्या बात कर रहे हो, और क्या नौकरी के लिए ढूंढते रहते हैं ना लोग, तो आपको यहां पे दिया हुआ है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ज्योति पावर लिमिटेड decided to set up a power plant for raising funds. The company decided to issue 8,50,000 equity shares at ₹10 each at a premium of ₹3 per share. इस कंपनी ने डिसाइड किया कि 8,50,000 इक्विटी शेयर इश्यू करेगी, और 10 रुपए का शेयर है, और 3 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू करेगी, ठीक है। द इश्यू प्राइस वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा किस पे आएगा, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, 20 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई। कितने शेयर्स इशू करे थे, 8,50,000, एप्लीकेशन कितने की आई, 20 लाख शेयर्स की। बच्चे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 13 रुपए को 20 लाख रुपए से, कितना पैसा आएगा कंपनी के पास, 13 दूनी 2 करोड़ 60 लाख। तो यहां पे एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी लगा देना, क्योंकि यहां पे इक्विटी शेयर दिया हुआ है। सिर्फ प्रेफरेंस दिया होता तो प्रेफरेंस लगा देते परसेंटेज के साथ, ठीक है। तो 26 लाख पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 2 करोड़ 60 लाख। अब इसमें से आप सिर्फ 8,50,000, सिर्फ 8,50,000 डाल सकते हो शेयर कैपिटल में, ठीक है, और वो भी इंटू 10 करके, और इंटू 3 करोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। बाकी बचा हुआ जो पैसा है, बाकी बचा हुआ सारा पैसा आपको क्या करना है, रिफंड कर देना है, चाहे क्वेश्चन में आगे कुछ भी लिखा हो। देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशंस फॉर द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड, आपने 3 लाख रिजेक्ट कर दिया, एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। बच्चे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने क्या बोला, जितने शेयर्स अलॉट किए सिर्फ आपको उतना कैपिटल में डाल देना है। कैसे डालोगे, देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,50,000 इंटू 10, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 8,50,000 इंटू 3, बचा हुआ सारा पैसा रिफंड। यही करना होता है आपको उसके अंदर, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी आपको, फालतू का, ठीक है। लमसम वाला केस था। अब दिमाग कहां पे लगता है बच्चे, दिमाग लगता है इस टॉपिक के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इसको भी मैं बहुत सिंप्लीफाई करके लेके आया हूं, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यहां पे, अगर पहले से नहीं पढ़ के आए तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जब आपके पास इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आता है, तो इंस्टॉलमेंट्स होती है कुछ इस तरीके से, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड आपकी कॉल्स। अब इसमें भी मल्टीपल केसेस हो सकते हैं कि आपको प्रीमियम पे पैसा मिला, डिस्काउंट अलाउड ही नहीं होता, उसमें डिस्काउंट प्रोहिबिटेड होता है एज पर सेक्शन 53, ठीक है। तो जो प्रीमियम वाला केस है, उसमें भी एग्जाम में कौन सा केस आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन आया तो वो हलवा होगा, खा लेना 90% चेक करने के बाद, लेकिन ओवर का केस आया तो प्रोराटा अलॉटमेंट आपको काट खाती है। कैसे उसको सॉल्व करना है वो बता रहा हूं।
सबसे पहली जो एंट्री आती है एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, दूसरी जो एंट्री होती है बच्चे, आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन के पैसे को, अगर आपके पास फालतू पैसा आ गया तो एंट्री में आपको क्या करना है, सिंपल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना भी शेयर्स आपने अलॉट किए उसको डाल देना है शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी आपके अलॉटेड शेयर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना नॉमिनल वैल्यू से। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन की नॉमिनल वैल्यू होगी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, जो प्रीमियम का पैसा है वो डाल देना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, जितने भी आपने अलॉटेड शेयर्स किए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट से, जो उस एप्लीकेशन के ऊपर होगा, अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम होता है तो। अदरवाइज मेजोरिटी केस में प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही लिया जाता है। ठीक है, यस। अब अच्छा, खत्म नहीं है एंट्री भी। यहां पे कभी कभार ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको पैसा रिफंड करना पड़ सकता है, जस्ट लाइक प्रीवियस केस। तो यहां पे आ जाएगा टू बैंक, बट बैंक बाद में लिखूंगा, पहले मैं एडजस्ट करूंगा पैसा अलॉटमेंट पे। बच्चे प्रो राटा के केस में आपको क्या करना पड़ता है, अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो यहां पे अलॉटमेंट को हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एडवांस में पैसा आपको रिसीव हो गया। अब अगर और ज्यादा पैसा आपको एडवांस में रिसीव होता है तो आपको क्या करना है, उस केस में कॉल्स एंड एडवांस को क्रेडिट कर देना है टू कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट। ठीक है, ये भी एक तरीके का एडवांस है। अब यहां पे जो बचा हुआ पैसा होता है दैट इज आपको रिफंड करना होता है टू बैंक अकाउंट, रिफंड। ये अकेली एंट्री समझाने के लिए मैंने मल्टीपल कम से कम 30-40 मिनट से लेके 1 घंटा आराम से लिया होगा। तो अगर आपने वन शॉट में बार बार रिक्वेस्ट, पता है क्यों कर रहा हूं, आप लोग देख के आओ मुझे पता है, बट अगर नहीं देख के आए हो तो आपको देखना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आएगा, राइट। आप बात करते हैं बच्चे अगली कॉल की। देखो, एप्लीकेशन का पैसा पहले एडवांस में आता है, फिर उसको आपको कैपिटल में डालना पड़ता है। लेकिन जो आगे की कॉल्स होती है अलॉटमेंट एंड कॉल्स, वहां पे पहले पैसा ड्यू होता है, एसेट पैदा होती है, फिर पैसा रिसीव होता है एसेट का। कैसे पैसा रिसीव होता है बताता हूं। यहां हम करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर यहां पे आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वो भी यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पे जो है क्या बोलते हैं, मान लो अलॉटमेंट आपके पास 5 रुपए की थी, 3 + 2, और 2 रुपए का प्रीमियम था। तो बच्चे यहां पे 5 रुपए के हिसाब से जो भी अलॉटेड शेयर्स होंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे अलॉटेड शेयर्स, इनटू कर देंगे वहां पे 5। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है बस। ठीक है, और यहां पे कैपिटल में आपको क्या करना है, अलॉटेड शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देना है 3 रुपए से, और अलॉटेड शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देना है 2 रुपए से, प्रीमियम में पैसा डालने के बाद। ठीक है, अब आपके पास अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो यहां पे आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहां पे बच्चे एक और केस यहां पे निकल के आता है, अगर आपको कुछ पैसा किसी शेयर होल्डर का नहीं मिला, मान लो 100 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने आपको 5 रुपए नहीं दिए, तो बच्चे उसको बोलते हैं कॉल्स एंड एरियर्स। यहां पे आपको क्या करना है, कॉल्स एंड एरियर्स को डेबिट कर देना, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर आपको अगली कॉल का पैसा एडवांस में मिल गया अलॉटमेंट के टाइम पे, वो आपको यहां पे क्रेडिट कर देना है लायबिलिटी बना के कॉल्स एंड एडवांस के नाम से। ठीक है, जैसे यहां पे एडवांस में पैसा मिल गया था टू कॉल्स एंड एडवांस, वैसे ही अलॉटमेंट पे भी आपको पैसा एडवांस में मिल सकता है। जो पैसा नहीं मिलेगा वो कॉल्स एंड एरियर्स में डेबिट हो जाएगा। हाँ, अगर आप इस अकाउंट को ओपन नहीं करना चाहते तो बैंक अकाउंट तो बैलेंस पहले से ही कम मिलेगा आपको, आपको क्या करना है, उतने से कम क्रेडिट अपने अलॉटमेंट को कर देना है। ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में ऑलरेडी समझ रखा है। अब बात करते हैं अगली कॉल की बच्चे, आखिरी कॉल। मान लेते हैं ये आपकी लास्ट कॉल है। जो भी लास्ट कॉल होती है उसके आगे एंड फाइनल लगाना जरूरी हो जाता है। तो यहां पे 5th कॉल को ड्यू करेंगे, मान लो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
यहां पे भी प्रीमियम हो सकता है, तो आपको टू सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पे क्रेडिट कर देना है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको ड्यू कर दिया। अब देखो, जो पैसा आपको एडवांस में रिसीव हो चुका था यहां पे भी और यहां पे भी, बच्चे वो पैसा अब आपको इस कॉल का नहीं मिलेगा। एक चीज और मुझे बतानी थी, यहां पे जो पैसा आपको अलॉटमेंट का एडवांस में मिल चुका वो भी आपको यहां पे नहीं मिलने वाला, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट में। तो जो भी अमाउंट आपका ड्यू होगा उसमें से क्या करना, जो आपको ऑलरेडी एक्सेस मनी मिल चुका है एप्लीकेशन पे, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन और माइनस कॉल्स एंड एरियर्स, ये दोनों पैसे आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये अमाउंट ड्यू में से माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही कॉल के अमाउंट ड्यू में से जो भी पैसा आपको मिलेगा बच्चे, यहां पे आएगा कॉल का अमाउंट ड्यू, उसमें प्लस कर देंगे एक तो कॉल्स एंड एरियर्स। अरे क्या कर रहे हो आप, बताता हूं बच्चे। पिछली बार कॉल्स एंड एरियर हुआ था, आपने इसको एसेट बना के पैदा किया था। अगर ये पैसा आपको यहां नहीं मिला तो ये यहां मिलेगा, और जब ये पैसा यहां मिल जाएगा तो यहां पे कॉल्स एंड एरियर्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहां पे बच्चे आपको फाइनल कॉल का पैसा पहले ही एडवांस में मिल गया था तो यहां पे वो दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसको यहां से माइनस कर देंगे, माइनस कॉल्स एंड एडवांस। और मजे की बात, ऊपर आपने इसको लायबिलिटी बना के पैदा किया था, यहां पे ये डेबिट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, और टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये आ गया। तो ये आपकी मैक्सिमम एंट्रीज है जो यहां पे कवर हो सकती है इशू ऑफ शेयर्स को लेके। ठीक है, आई होप यहां तक जो भी क्लैरिटी आपको मिली होगी, जो भी रिवीजन आपका हुआ होगा, आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट याद आ गई होंगी। ठीक है, वैसे मेरे बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पे इररिलेवेंट चीजें हैं, वो मैंने आपको नहीं बताई है, उसकी जरूरत भी नहीं है यार। आप अब रिवीजन करने बैठोगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है बस क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं, फॉर फ्यूचर री इशू वाले और फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस जो 6 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। जिस लेवल के क्वेश्चन मैंने वन शॉट में कराए बस उतना ही करना है आपको, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये थी एंट्रीज, इनको एक बार देख लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आखिरी पड़ाव पे बच्चे। आ जाओ। तो एक बार मैं आपको कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एडवांस याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा केस होता है। मान लो 1 जनवरी 16 को फर्स्ट कॉल थी 3 रुपए की, ओहो, फर्स्ट कॉल थी 3 रुपए की, ड्यू हो गई 1 लाख शेयर्स पे। ठीक है, issued by Kamini Limited, current holder of 500 shares did not pay the first call money। 3 लाख रुपए का पैसा था, इसने आपको 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। 500 इंटू 3 कितना होता है, 1500, माइनस 1500। ठीक है, अर्जुन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। इसने आपको 5000 रुपए फालतू दे दिए अगले कॉल के। ठीक है, अगले कॉल के, तो आपको एंट्री पास करनी है। तो बच्चे एंट्री बहुत सिंपल है, आप ये देखो 1500 माइनस करके 5000 प्लस कर दिया, कॉल्स एंड एरियर्स आपने माइनस कर दिया, एडवांस प्लस कर दिया, कितना पैसा आ गया, 3,03,500। कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये रहा 1500 रुपए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख, पूरा 3 लाख, और टू कॉल्स एंड एडवांस आपका 5000। ये वही एंट्री है जो आपने पीछे पास करी है, दिखाऊं, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड, सॉरी ये वाला, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एंड एडवांस। बस यहां शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल थी, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे आपको सेकंड कॉल का पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कि कॉल्स एंड एडवांस, कॉल्स एंड एडवांस कैसे काम करता है। अब बच्चे आखिरी टॉपिक चैप्टर का, फॉरफीचर एंड रीच ऑफ शेयर्स। बहुत सिंपल केस है, इसमें 2 केसेस कवर होते हैं। पहला, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है विदाउट प्रीमियम, यह काम करते हैं विद प्रीमियम ही ले लेते हैं। ठीक है, जहां पे प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है, प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, और यहां पे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। देखो, अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है
तो कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, कैपिटल को कैंसिल कर देना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी आपका कॉल्ड अप अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉल्ड अप अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है, और 2 सबसे पहले आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट, जो पैसा मिल गया और क्रेडिट हो जाएगा 2 शेयर आपकी कॉल्स, जो पैसा नहीं मिला। ठीक है, अगर आपने कॉल्स एंड एरर अकाउंट खोला होगा तो यहां पे कॉल्स एंड एरर लिख देना। कॉल्स एंड एरर्स अकाउंट नहीं खोला तो उस कॉल का नाम आएगा पर्टिकुलर का जो आपको नहीं मिली। ठीक है, ये सिंपल एंट्री होती है। अब इसके बाद क्या होता है बच्चे, आप री इशू कर देते हो शेयर्स को। तो री इशू के अंदर अगेन 3 केसेस होते हैं, मैं अभी आगे जाके लिखवाऊंगा। ठीक है, अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो उस केस में आपको क्या करना है, तो बहुत सिंपल है बच्चे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लो जो भी 10 रुपए का शेयर था वो कैपिटल अकाउंट यहां पे डेबिट कर दिया। ठीक है, जो भी आपने कॉल किया था पैसा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहां पे वो प्रीमियम आएगा जो नहीं मिला। मैं लिख रहा हूं यहां पे जो नहीं मिला। और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहां पे वो पैसा आएगा जो मिल गया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। और 2 शेयर कॉल्स अकाउंट, यहां पे वो पैसा आएगा जो आपको नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम। इन 2 एंट्रीज में एक ही सेंस काम करता है, बताता हूं क्या बच्चे। अगर आपको प्रीमियम मिल गया तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो ना तो वो यहां पे डेबिट होगा, ओहो रबड़, ना तो वो यहां पे डेबिट होगा और ना ही यहां पे क्रेडिट होगा। फॉरफीचर में मिल गया ना, अमाउंट फॉरफिट आप करते हो, कैपिटल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालते हो, क्रेडिट साइड में मिल गया। तो जब मिल गया ना तो वो डेबिट होगा ना यहां पे क्रेडिट होगा, क्योंकि उसके 5 पर्पस होते हैं, वो पर्पस हमने पढ़ रखे हैं, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में दिए हैं। याद दिलाऊं, डिस्काउंट और लॉसेस को राइट ऑफ करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, ठीक है, प्रीमियम रिडेम्पशन पे करना, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बोनस शेयर इशू करना, फिर वो वाले फुली पेड अप, 5 पर्पस होते हैं। तो आप यहां पे ना तो डेबिट कर सकते हो ना क्रेडिट। अमाउंट मिल गया तो नहीं मिला अमाउंट, तो उस अमाउंट को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो। और यहां पे बच्चे नहीं मिला तो वो कॉल में भी तो आएगा, नहीं मिला तो, क्योंकि उसी के अंदर था वो जो नहीं मिली कॉल। तो आपको अगर नहीं मिला तो वो डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा, मिल गया तो ना तो वो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा फॉरफीचर में। यही आपका फॉरफीचर का केस होता है। अब यहां पे ना मैं एक काम और करता हूं, कहां गया, यहां पे प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, अच्छा मैंने वो अलग वो स्लाइड बना दी थी, कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे, जरूरत नहीं है इसकी। इसका ना एक और कॉपी कर लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं आपको फॉरफीचर की एंट्री करा देता हूं, यहां पे फॉरफीचर कह रहा हूं, री इशू की एंट्री करा देता हूं, यहां पे मैं आपको री इशू की एंट्री करा देता हूं। ठीक है, री इशू देखो, अगर आपने री इशू किया पार पे तो सिंपल एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने इशू किया प्रीमियम पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आपने इशू किया डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट पे तो अलाउड ही नहीं है बच्चा, अलाउड है वहां पे आपको फॉरफीचर का पैसा यूज करना है। आपको यहां पे राइट साइड में मिल रहा था टू शेयर फॉरफीचर, तो जो पैसा मिल गया वो आप डिस्काउंट देने में यूज कर सकते हो। एंट्री में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और 2 आपका शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इन तीनों केसेस में जो स्टार्टिंग के 2 केस हैं बच्चे, वहां पे पूरा पैसा आपका फॉरफीचर का बच जाता है, क्योंकि आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो वहां पे हम उसको डाल देते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और यहां पे आता है वो बचा हुआ अमाउंट जो शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए उसका पैसा।
मतलब फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ रीइश्यूड शेयर्स में से जो डिस्काउंट आपने दे दिया, ये जो मैंने डायलॉग बोला ना, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ रीइश्यूड शेयर्स माइनस डिस्काउंट अलाउड। जो भी पैसा बचेगा अमाउंट फॉरफिटेड में से डिस्काउंट अलाउड माइनस करके, वो आपका यहां पे सेम एंट्री आ जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये था आपका कैपिटल रिजर्व का केस। अब आखिरी में बच्चे बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होती है। आपको सिर्फ 3 ही चीजें दिखानी होती है। देखो बैलेंस शीट वैसे तो बहुत बढ़िया है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज मेरा चैप्टर देख लोगे स्टार्टिंग वाला, थर्ड बुक का वन शॉट, वहां पे बहुत डिटेल में मैंने बैलेंस शीट को करा है। इसमें से छोटा सा हिस्सा यहां पे काम आता है। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा एसेट्स, 2 ही हेडिंग होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। एसेट्स में खाली करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यही 2 आइटम आते हैं। शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल आती है और रिजर्व्स एंड सरप्लस में बचे सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है और कैश में कैश आता है जो आपको मिल गया। अब इनके नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले शेयर कैपिटल देखते हैं। देखो शेयर कैपिटल में बच्चे ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में दी होती है। मान लो 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 10 लाख आ गया। फिर 1 लाख में से आपने क्या किया, 80,000 शेयर्स इश्यू कर दिए, 10 रुपए वाले, 8 लाख आ गया। इन 80 में से आपके पास मान लेते हैं 50,000 की एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, एक बार यहां पे लिख देता हूं, 50,000 की एप्लीकेशन आ गई। इन 50,000 में से 40,000 का पूरा पैसा आ गया, तो यहां पे 40,000 इंटू 10, यहां लिखा जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 40,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 4 लाख रुपए। अब पूरा पैसा नहीं आया, उसको बोला जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। ठीक है, तो बाकी 10,000 शेयर्स में आपके 10 रुपए में से मान लेते हैं 8 रुपए आपको आ गया, तो यहां पे मल्टीप्लाई तो 10 से ही किया जाएगा, 10,000 इंटू 10, ये जो पैसा ड्यू हो गया ये था आपका 1 लाख रुपए। इसमें से इन शेयर्स का 2 रुपए नहीं आया, यानी कि 20,000 रुपए, तो आपके पास इनका 80,000 आ गया है। ठीक है, 80,000, ये 4,80,000 हो गया। मतलब कॉल्स एंड एरियर आपको क्या करना है, यहां से माइनस कर देना है। और बच्चे कॉल्स एंड एरियर माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपने कभी फोरफिट किया होगा, फोरफिटेड अमाउंट, वो अमाउंट जो आपने अभी तक रीइश्यू नहीं किया, नॉट रीइश्यूड, सर जो रीइश्यू कर दिया होगा उसको क्या होगा बच्चे, वो तो रीइश्यू कर दिया, वो तो कैपिटल बन चुका होगा, रीइश्यूड शेयर कैपिटल बन चुका होगा, लेकिन जो रीइश्यू नहीं किया उसका फोरफिटेड अमाउंट आपको यहां पे ऐड करके दिखाना है। और यही वो कैपिटल होती है जो पेड अप कैपिटल होती है, जो बैलेंस शीट में आप यहां पे दिखाते हो। ठीक है, सिक्योरिटी स्ट्रीम इसके अंदर आता है, जो भी सिक्योरिटी स्ट्रीम आपको क्रेडिट होता है, और कैश जो आपके पास रिसीव हो चुका। यही प्रेजेंटेशन होती है आपकी बैलेंस शीट की। ये बूस्टर सीरीज थोड़ा सा लंबी हो गई, अभी भी आपने देखा होगा बहुत कोशिश की है समराइज करने की, सारी चीजें बताने की। एक बार प्लीज जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो यार, क्वेश्चन उठा लो, बस क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, यही मेरी आपसे थोड़ी सी दरख्वास्त है। यहां पे मैं ओवर करता हूं आज के सेशन को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। मिलते हैं आपसे बच्चे अगले बूस्टर को लेके, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और ऐप पे लाइव आना मत भूलना। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।